हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी को स्वागत है आप सभी का आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल हमने हमारा 3rd चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया। और ये जो सीरीज है ना, स्पेशली डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए चलाई गई है। और हम आज ब्लॉक 506 का जो अपनी यूनिट है 4 वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चिंतन कौशल का विकास, डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स। चिंतन कौशल एक क्या है? चिंतन कौशल एक प्रक्रिया है, न कि क्या है एक उत्पाद है। चिंतन कौशल क्या है? एक प्रक्रिया है, न कि उत्पाद। मीन्स क्या है कि एक ये चिंतन है ना, ये एक प्रोसेस है, ना कि कोई उत्पाद जो मतलब एक प्रोडक्ट जो बनी बनाई चीज़ होती है ना, कोई पकी पकाई चीज़, वो वाली चीज़ नहीं है। चिंतन एक क्या है? प्रोसेस है। ये तो होगी नॉर्मल डेफिनेशन। और जो देखो, मानसिक प्रक्रियाएं जो हम सब तब लागू करते हैं जब हम अनुभव का बोध करने की कोशिश करते हैं, उसे भी हम चिंतन कौशल बोलते हैं। क्या बोल रहा है इसके अंदर कि जो हमारी मेंटल प्रोसेस होती है ये हम तब लागू करते हैं, मतलब हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है ना, वो उस समय हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे अनुभव होते हैं पहले वाले, उन अनुभव का जब हम बोध करते हैं, मतलब जो हमें एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस का हम बोध, मतलब जो चीज़ संज्ञान में लेकर आने की कोशिश करते हैं ना, वो वाली चीज़ क्या होती है? हमारी चिंतन कौशल होती है। ठीक है। और फिर चिंतन कौशल की एक डेफिनेशन हमें याद करनी है गैरेट की, जो कि एनआईओएस के अंदर दी गई है। और एक करनी है हेनरी फोर्ड की। तो गैरेट की देखो, चिंतन एक चिंतन एक ऐसा व्यवहार है जो अक्सर अंतर्निहित व छिपा हुआ है, मतलब इसको हम देख नहीं सकते, जो कि अंतर्निहित अंदर है और जो छिपा हुआ है। और इसमें आमतौर पर प्रतीकों, विचारों, छवियों, अवस्थाओं का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर किस चीज़ का? प्रतीकों का, सिंबल्स का, थिंकिंग्स का, और क्या जो हमारी छवियाँ होती हैं, शैडो होती है, उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और फिर हेनरी फोर्ड ने बोला है कि सोचना है ना सबसे मुश्किल कार्य है। शायद यही कारण है कि इतने कम लोग इसके अंदर क्या करते हैं? भाग लेते हैं। किसने बोली है ये डेफिनेशन? हेनरी फोर्ड ने बोली है कि सोचना सबसे मुश्किल कार्य है, इसीलिए इसके अंदर बहुत ही कम लोग भाग लेते हैं। ठीक है। एक बात है भाई, मतलब आप सब है ना वीडियो देख लेते हो, ठीक है, और उसके अंदर कोई कमेंट नहीं डालते वीडियो के अंदर कि सही है, अच्छी है, हमारी हेल्प कर रही है, आप आगे करवाओ। तो इस चीज़ को है ना, मोटिवेशन देने के लिए, सबको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो आप अच्छा या बुरा जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा रिव्यू ज़रूर दिया करो। और एक बात और, जिस बच्चे को कंटेंट की वैल्यू होगी ना, कंटेंट की वैल्यू, वो ज़रूर देखेगा वीडियो को। ठीक है। और वो क्या है, जो ये सोचते होंगे कि नहीं वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये वाली चीज़ नहीं है, वो बच्चा मतलब ना देखे तो ही ठीक है, क्योंकि अराजक तत्व की जरूरत नहीं है हमें। हमें बस वो बच्चे चाहिए जो रियल में इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और जो एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं। ठीक है। मतलब जिसको कंटेंट की वैल्यू है वो बच्चा मतलब पक्का इस सीरीज को फॉलो करेगा, और बाकी अराजक तत्व ना देखे इस वीडियो को तो ही ठीक है। आगे देखो। जो हमारी चिंतन कौशल है ना, इसके अंदर हमें हमें किस किस चीज़ को क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए। वो है कि याद रखना भी हमारे चिंतन कौशल के अंदर आता है। किसी से सवाल करना, सवाल पूछना, कॉन्सेप्ट बनाना, योजना बनाना, तर्क करना, कल्पना करना, समस्याओं को हल करना, निर्णय लेना, न्याय करना, विचारों का अनुवाद करना। मीन्स जो वाली जोन जोन सी चीज़ों से हम हमारे जो ये बोल लें कि हमारे संज्ञान पर, सोचने समझने पर हम कोई निर्णय ले, या सोचने समझने पर ही कोई कोई काम करे, वो सभी चीज़ें चिंतन कौशल के अंदर आती हैं। आगे देखो कि जो इन्होंने ये साइड में जो वाली चीज़ें डाल रखी है ना, ये मैंने एनआईओ से लिखी हैं, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी भी। ठीक है। विकासशील देश में ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो विभिन्न स्रोतों से सूचना ग्रहण कर सके, उसकी सूचना सच्चाई का पता लगा सके, वह उसका प्रयोग कर सही फैसले ले सके। मतलब जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है उसके अंदर जो सूचना के स्रोतों को ग्रहण कर सके और सच्चाई के आधार पर जो सही सूचना है उसका वो अपना सके और उसका क्या कर सके? प्रयोग कर सके। ये वैसे ही डेफिनेशन दी थी, ठीक है, किसी वैज्ञानिक ने नहीं दी, ये वैसे लिखी हुई थी बात। आगे देखो। अब है ना, चिंतन कौशल के बारे में
कई वैज्ञानिकों ने बताया है, तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। अब देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इन्होंने चिंतन कौशल की प्रोसेस दी है। कैसे दिया इन्होंने दिया, ये बाद में पढ़ना, पहले यहाँ देखो। इन्होंने ये अपने 6 चरण दिए हैं किस चीज़ के, चिंतन के। फर्स्ट तो है अपना ज्ञान, समझ, अनुपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। या ये बोले कि नॉलेज हो गई, शुरू में नॉलेज होगी, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस हो गया, सिंथेसिस हो गया और इवेल्युएशन हो गया। ये 6 चीज़ है अपनी। इन 6 के अंदर जो नीचे वाली 3 है ना, ज्ञान, समझ, अनुपयोग, मतलब नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और क्या ये एप्लीकेशन, ये वाली चीज़ है ना लोअर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर आती हैं। किसके अंदर? लोअर ऑर्डर थिंकिंग। वही चीज़ यहाँ दी हुई है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इसके अंदर ज्ञान, समझ और अनुपयोग आ गया। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें मूर्त जो चिंतन है हमारा उससे संबंधित है। किससे? मूर्त चिंतन से संबंधित है ये 3 चीज़ें। और जो ये ऊपर वाले हैं विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये आ गए हाई ऑर्डर थिंकिंग। अब ये देखो, इधर देखो, उच्च क्रम सोच, तो विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन ये किसके अंदर आ गए? ये आ गए हमारे हाई ऑर्डर थिंकिंग के अंदर आ गए। ठीक है। और ये ऊपर वाले हैं ये कौन से चिंतन से संबंधित है? ये अमूर्त चिंतन से संबंधित है। किससे? अमूर्त चिंतन से संबंधित है। नीचे वाले तो थे हमारे मूर्त चिंतन से और ऊपर वाले थे अमूर्त चिंतन से। ये बात हमने है ना, ये मान के चलो कि सीटेट एग्जाम दिया, एसटेट एग्जाम दिया और केवीएस एग्जाम भी मान लो कि वो दे दिए थे, लेकिन फिर भी ये वाली बात है ना कि ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग है और ये हमारा हायर ऑर्डर थिंकिंग है, और एक ये मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। ये बात हमें सिर्फ NIOS से पता लगी है। ठीक है। और किसी बुक में इस बात के बारे में नहीं बताया गया कि ये जो नीचे वाले हैं मूर्त चिंतन और ऊपर वाले अमूर्त चिंतन है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे देखो, जो मस्तिष्क है हमारा, ये 6 वर्ष की आयु तक अपने वजन का 90% क्या कर लेता है, सॉरी, वयस्क के आकार का। मतलब जो 6 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे का जो मस्तिष्क है ना, वो एक बड़े आदमी के समान 90% तक मैच्योर हो जाता है। ये बात बोली इसने। आगे देखो कि चिंतन की अवस्थाएं है ना, इस चिंतन की अवस्थाओं को सुगम बनाने की जो स्टेप हैं, प्रकार है और उपकरण है, वो दिखाए गए हैं। फैसिलिटिंग, मतलब जो थिंकिंग स्किल है, इसको फैसिलिटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने 3 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है। 2 तो वैज्ञानिक है और एक वैसे कॉन्सेप्ट है सूचना प्रसंस्करण का, वो देखना। जीन पियाजे, ब्रूनर और सूचना प्रसंस्करण के सिद्धांत दिए हुए हैं कि इन्होंने चिंतन, किस प्रकार हम चिंतन को अच्छे से कर सकते हैं। तीनों चिंतन के विकास की अवस्था अनुसार समझाते हैं। मतलब ये तीनों वैज्ञानिक है ना, ये हमें चिंतन की जो विकास की अवस्था है उसको समझाते हैं। जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने चिंतन के बारे में, मतलब क्या बात है कि जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है ना, उसके अंदर जो पॉइंट इन्होंने चिंतन के बारे में डाले हैं वो वाले पढ़ने हैं हमने इसके अंदर। वही चीज़ ब्रूनर की है। इसमें देखो, इन्होंने दिया है हमें अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन होता है एसिमिलेशन प्लस, या बोले कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन को किसको बोलते हैं? एसिमिलेशन और प्लस में एकोमोडेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन बोलते हैं। और अब अडेप्टेशन क्या होता है ये देखो। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि इसके साथ सीधे संपर्क के माध्यम से दुनिया के मानसिक प्रतिनिधित्व का निर्माण। ठीक है, इसके साथ मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए किसी चीज़ के, और फिर उस चीज़ को दुनिया के साथ अपना जो मेंटली जो हमारे कॉन्सेप्ट है ना उसका निर्माण करना। ठीक है, आई समझ में? मतलब जो हमारे ये बोले कि जो हमारी जो लाइफ की थिंकिंग है, जीवन कौशल है हमारे, उनको सीधे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को दुनिया के साथ जोड़ना, वो हो गया हमारा अडेप्टेशन। ठीक है, अब एसिमिलेशन देखो। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है कि जो हमारे माइंड के अंदर किसी भी चीज़ के प्रति स्कीमा ऐड है, मतलब किसी भी चीज़ के प्रति जो हमारी सोच बनी हुई है उसी सोच में परिवर्तन करना, उसी सोच के अंदर परिवर्तन करना, तो हो गया एसिमिलेशन। ऐसे याद रखो, एसिमिलेशन। मिलेशन के अंदर आ गया मिलाना, मिलेशन तो मिलाना, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर कोई और चीज़ मिलाना क्या हो गया? एसिमिलेशन।
ठीक है। उसी मौजूदा स्कीमाओं के, मौजूदा मानसिक ढांचे के अंदर नई चीज फिट करना क्या हो गया, एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन देखो क्या होता है, एकोमोडेशन, मोडेशन का मतलब एकोमोडेशन, मोडेशन मतलब किसी चीज के अंदर मॉडरेट करना उस चीज को, मतलब जो हमारे अंदर अवधारणाएं मौजूद है ना उनके अंदर क्या करना, बदलाव करना, ठीक है, या उनके अंदर हम बोले कि परिवर्तन करना शामिल है, ठीक है। ऊपर वाली चीज में तो जो हमारे अंदर स्कीमा सेट है उसके अंदर कुछ और प्लस करना, और इसके अंदर क्या करना, उस चीज को बदल देना। आगे देखो, जो ये देखो ये ना यूएस से लिया गया कि रेशनल डिसीजन किसको बोलते हैं, रैशनल थिंकिंग बोल ले या रैशनल डिसीजन किसे बोलते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को देखकर निर्णय लेना क्या कहलाता है, रैशनल डिसीजन कहलाता है। अब हम देखेंगे जो जीन पियाजे है ना, जीन पियाजे की जो चारों की चारों स्टेज है उसके अंदर चिंतन कौशल का विकास कैसे होता है। जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से 2 साल तक होती है भाई। इसके अंदर क्या है कि उनके कार्य और बाहरी दुनिया, उनके कार्य मतलब बच्चों के कार्य और जो बाहर की दुनिया के बीच जो संबंध है ना वो क्या होगा, मतलब वस्तुओं में हेरफेर होगा और प्रभाव पैदा करते हैं। मतलब जो वस्तु, ये मान के चलो कि 2 साल का बच्चा है ना, मतलब चलने लग जाता है, तो माता पिता क्या करते हैं, उसकी देखभाल के लिए उसके अकॉर्डिंग वस्तुओं में क्या कर देते हैं, हेर फेर कर देते हैं कि ताकि बच्चे को क्या ना लगे, चोट ना लगे। ये क्या हो गया, तो बच्चा है ना उन चीज़ों के प्रति ही जाना क्या करता है, जाना चाहता है। तो ये क्या हो गया कि वो उन चीज़ों के बारे में बच्चा क्या कर रहा है, सोच रहा है, देख रहा है, उनके बारे में ऑब्जर्व कर रहा है। फिर क्या है कि वह बच्चे के अंदर है ना वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस स्टेज में आ जाता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण फर्स्ट स्टेज के अंदर आ जाता है, लेकिन है ना जो हमारा 0 से लेकर 12 महीने तक, ठीक है, मतलब 12 महीने बोल लो या 10 से 12 महीने बोल लो, कितने महीने, 1 महीने से लेकर 10 से 12 महीने तक बच्चे के अंदर जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है ना ये नहीं होती है। इसी स्टेज के अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी किस स्टेज के अंदर नहीं आती, तो इसी स्टेज के अंदर नहीं आती, लेकिन 12 से लेकर 18 महीने के बीच में यही इसी स्टेज के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है, आ जाती है बच्चे के अंदर। मीन्स जो बच्चे को चीज़ हम एक बार दिखाकर कहीं छुपा देते हैं तो फिर बच्चे के अंदर उस चीज़ की इमेज बन जाती है कि नहीं मुझे तो वही खिलौना चाहिए, वो क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है। वस्तु का अस्तित्व तब भी बना रहता है जब वे छिप जाती हैं। आगे देखो, पूर्व परिचालन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 साल तक होती है। इसके अंदर चिंतन का क्या क्या विकास होता है, वस्तु की मानसिक छवियों को बनाने की अक्षमता हासिल कर लेता है बच्चा। मतलब नाम बोलने से उसके दिमाग में उस चीज़ की छवि आ जाती है। जैसे हमने बोला कि काऊ, तो बच्चे के दिमाग में उसकी छवि आ जाती है। हमने बोल दिया एप्पल, तो बच्चा मतलब फिर उससे हम पूछे कि एप्पल तो कैसा रंग होता है एप्पल का, तो बच्चे के दिमाग में एप्पल की इमेज आ जाएगी और वो बता देगा कि भाई हाँ रेड कलर की होती है। ऐसे ही कोई और चीज़, जैसे काऊ है, काऊ की कितनी टांगे होती हैं, तो वो बता देगा 4 होती है। मतलब ये वाली चीज़ बच्चे के अंदर मानसिक छवि बनना स्टार्ट हो जाती है। और मौखिक संदर्भ के में सोचना शुरू कर देता है, मौखिक प्रतीकों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जैसे मौखिक प्रतीक जो मैंने बोला कि जो उन्होंने बोला सिर्फ सुना, उन चीज़ों के जो प्रतीक है वो दिमाग में लेके उनके बारे में थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और आगे है कि ईगोसेंट्रिसिज्म, मतलब अहम केंद्रवाद। यह समझने में कठिनाई होती है कि दूसरे दुनिया को अलग तरह से देख सकते हैं। मतलब अहम केंद्रवाद का मतलब है कि ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब कि बच्चे सिर्फ खुद का व्यू पॉइंट देखते हैं, दूसरों के अनुसार उस चीज़ को नहीं देख सकते, सिर्फ अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं। ये हो गया हमारा अहम केंद्रवाद। आगे देखो, लैक ऑफ सीरियसन का मतलब है कि बच्चे किसी भी चीज़ को, सीरियसन का मतलब है कि उसको क्रम में नहीं लगा सकते कि ये चीज़ छोटी है फिर बड़ी है, उससे बड़ी उससे बड़ी, मतलब ये सीरियसन की कमी होती है बच्चों के अंदर। और लैक ऑफ कंजर्वेशन की भी कमी होती है बच्चों के अंदर, मतलब वस्तु बाहरी रूप में अपरिवर्तित है। मीन्स उसका मतलब है कि मान के चलो कोई वस्तु होगी तो उस वस्तु का गुण है, उस वस्तु के जो आयतन है या उसका द्रव्यमान है, ठीक है, वो वाली चीज़ें है ना
बच्चे के दिमाग में ये स्कीमा सेट नहीं होता कि इस मान लो कोई द्रव पदार्थ है, अब वो गिलास के अंदर है, ठीक है, लेकिन थोड़ी यही का यही द्रव पदार्थ मैंने किसी दूसरी चीज़ के अंदर डाल दिया, ये बोले कि ऐसे किसी मग के अंदर कुछ इस चीज़ के अंदर डाल दिया, तो मतलब बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि द्रव की मात्रा तो उतनी ही है चाहे इसको किसी चीज़ के अंदर डाल लें हम, लेकिन यही चीज़ है कि उसके अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन की क्या होती है, कमी होती है। फिर एक सेंट्रेशन की होती है कि सेंट्रेशन की कमी भी किसको बोलते हैं, लैक ऑफ कंजर्वेशन को बोलते हैं। एक समय में केवल एक पहलू पर ध्यान देता है और मतलब किसी चीज़ के बारे में सिर्फ एक चीज़ सोच सकता है, ज़्यादा उस चीज़ मतलब डाइवर्ट, ये बोल सकते हैं कि जो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना वो नहीं होती इस एज के अंदर, ठीक है। इस एज के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना वो विकसित नहीं होती, सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग विकसित होती है, ठीक है। और जो रिवर्सिबिलिटी है ना उसकी उत्क्रमणीयता उसका भी क्या होता है इसके अंदर कमी होती है। आगे देखो पूर्व संचालन अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसके अंदर जो ऊपर कमी थी वो उसके अंदर आ जाती, जैसे लैक ऑफ कंजर्वेशन था, इसके अंदर मास्टरी ऑफ कंजर्वेशन आ गया, वस्तु वयस्कों की तरह सोचना स्टार्ट कर देते हैं, सीरियसन भी आ जाता है, प्रतिवर्ती को समझना, भौतिक परिवर्तन को पूर्ववर्त किया जा सकता है और तार्किक सोच स्टार्ट हो जाती है। और औपचारिक परिचालन अवस्था के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग मतलब जो काल्पनिक अपनी कल्पना के अनुसार निगमनात्मक थिंकिंग, निगमनात्मक थिंकिंग का मतलब है नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण वो क्या कर सकता है, सोच सकता है, एक सामान्य उदाहरण तैयार करना और विशिष्ट परिकल्पनाओं का निकालना, मतलब वो अपने खुद के विचारों से खुद की सोच से कुछ सिद्धांत है वो बना सकता है। और प्रपोजनल थिंकिंग क्या होती है, प्रस्ताव संबंधी तर्क, जो वास्तविक घटनाओं की बजाय मौखिक दावों की संभावना की वैधता आकलन करे। क्या मतलब है इसका, इसको ध्यान रखना, जो प्रपोजिशनल थिंकिंग रीजनिंग होती है ना इसका मतलब है कि जो वास्तविक घटनाओं के बारे में तो बच्चा सोच ही सकता है, साथ में जो मौखिक दावे, मौखिक दावे का मतलब उसको कोई कंडीशन दे दी, ठीक है, कि मानो कि अगर तुम पानी के अंदर तालाब में डूब गए तो तुम क्या करोगे, तो उस चीज़ का बच्चा आकलन करेगा कि मैं नीचे जाऊंगा, ऊपर आने की कोशिश करूंगा, पाँव से अपने पाँव से ऊपर मतलब पुश करूंगा अपने आप को, तो मतलब कुछ भी चीज़ें जो बच्चा उसकी जो कितनी भी मतलब उसकी सोच है, क्या बच्चा सोच सकता है उसके बारे में, वो सारी चीज़ें बच्चा इस एज के अंदर स्टार्ट कर देता है। अब देखो ब्रूनर का सिद्धांत, ब्रूनर ने अपनी थिंकिंग की प्रोसेस के बारे में या थिंकिंग का विकास कैसे होता है उसके बारे में क्या बताया है। ब्रूनर के अनुसार व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया कई कर्मिक अवस्थाओं से गुजरती है। इसने बोला है कि जो ब्रूनर ने बोला है जो व्यक्ति की चिंतन प्रोसेस है ना वो कई कर्मिक तरीकों से गुजरती है, कई अवस्थाओं से होकर व्यक्ति अच्छे से चिंतन करना सीखता है। कर्मिक चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से व्यक्ति के अंदर परिपक्वता आती है, प्रशिक्षण आता है और अनुभवों के परिणाम स्वरूप विचार प्रक्रिया विकसित होती है। क्या क्या चीज बोली इन्होंने, परिपक्वता, प्रशिक्षण और अनुभव, तीन चीजों से व्यक्ति क्या होता है, विचारों की प्रक्रिया क्या होती है उसकी विकसित होती है। परिपक्वता का मतलब तो आपने पता होगा क्योंकि जो हमने अनुवांशिक और वातावरण टॉपिक था ना सेकंड यूनिट उसके अंदर अच्छे से पढ़ा था। प्रशिक्षण का मतलब है किसी को प्रशिक्षण करना, मतलब पहले से किसी चीज़ को सिखाना, और अनुभव का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ के बारे में क्या करना, बोध करना, उस चीज़ का ज्ञान कर, एक्सपीरियंस लेना किसी चीज़ का, वो क्या होता है, चिंतन होती है। जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा हमें उस चीज़ के बारे में हम अच्छे से विचार कर सकेंगे। आगे देखो भाई एक बार ये जो इसकी स्टेज है ना ब्रूनर की, ये हमने बहुत बार सीटेट के एग्जाम में पढ़ी होंगी। कौन सी स्टेज हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव स्टेज का मतलब है कि क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिनिधित्व, सक्रिया प्रतिनिधित्व, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, EIC से याद रखेंगे, किससे याद रखेंगे, EIC से याद रखेंगे। और इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर है ना सक्रिया प्रतिनिधित्व, बच्चे खुद इस चीज़ के अंदर एक्टिव होकर उस चीज़ के बारे में चिंतन करेंगे, मतलब वो फिजिकली और मेंटली रूप से दोनों चीज़ों से बच्चा उस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। मोटर प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में बच्चों की चीज़ों और घटनाओं का प्रतिनिधित्व, ठीक है, मतलब मोटर गतिविधि का क्या मतलब हो गया कि जो इवेंट है कोई भी चीज़ है उसके अंदर बच्चा फिजिकली और मेंटली रूप से क्या होगा, शामिल होगा।
और गैर मौखिक गतिविधि मतलब जिसके अंदर बोलना नहीं होता, सिर्फ गतिविधि करनी होती है, उनके माध्यम से भी क्या बच्चा प्रतिनिधित्व कर सकेगा। और आइकॉनिक का मतलब आप समझते होंगे, आइकॉनिक मतलब उस चीज को बच्चा देखकर संवेदी चित्र और मानसिक चित्र शामिल है, जैसे डायग्राम से सीखना, ठीक है। मतलब ये मान के चलो इस डायग्राम से बच्चा अंदाजा लगा लेगा। ये क्वेश्चन आते हैं ना हमारे डीएसएसबी के अंदर भी एक क्वेश्चन पक्का है भाई, एक इस चैप्टर से पाई चार्ट से और एक ये ग्राफ वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का आता है मैथ में। तो वो क्या चीज़ होगी हमारी, वो आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन होगी कि उसके अनुसार हम अपनी थिंकिंग को कैसे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैसे उसका विकास कर सकते हैं। फिर होगी सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब है प्रतीकात्मक, शब्द, प्रतीक और अन्य अमूर्त घटनाएं इसके अंदर आती हैं, ठीक है। शब्दों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से हम अदर जो अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है उसके अनुसार जो हम सिंबल्स हैं उनका प्रयोग करके जो हम थिंकिंग प्रोसेस बनाते हैं अपनी, वो वाली चीज़ इसके अंदर आती है। इतना याद रखना कि ब्रूनर ने थिंकिंग की 3 स्टेप बताए हैं। EIC क्या याद रखोगे, EIC इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ठीक है। आगे देखो, आगे ये नई दी है कि सूचना प्रक्रिया सिद्धांत। सूचना प्रक्रिया सिद्धांत में के अंदर क्या बताया गया है कि जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, उस जानकारी से जुड़ी होती है जो व्यक्ति पर्यावरण से इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है। मतलब जो हमारी सोच है वो हम अपने एनवायरनमेंट से, अपने सेंस के माध्यम से जो चीज़ ग्रहण करते हैं वही उसी के अकॉर्डिंग हमारी सोच बन जाती है। प्रकृति या विचार प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है, जो या तो बोले प्रकृति मतलब नेचर, या हमारे विचार इस बात पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति द्वारा इसे समझने के समय से लेकर अपनी समस्या को हल करने या रणनीति या सोच बनाने में विभिन्न गहराई स्तरों पर इसे संसाधित करने तक इसका उपयोग कैसे किया। समझ में आया? नहीं आया होगा, दोबारा देखो। इसका मतलब है कि किसी भी विचार करने की जो प्रक्रिया है ना, व्यक्ति द्वारा उस विचार करने की प्रक्रिया और उसे समझने के समय से लेकर, मतलब कोई भी समस्या है, ये मान के चलो कि कोई भी समस्या आ गई हमारे सामने, उस समस्या के बारे में क्या करा व्यक्ति ने, पहले उसके बारे में समझा, फिर उसकी समस्या को जाना कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, और फिर उसके लिए योजना बनाई, और फिर उसके अंदर जो देख लिया, फिर उसके बारे में गहराई से सोचा कि हाँ इस तरीके से अच्छा, ये तरीका अच्छा है, ये बेस्ट रहेगा, ये कम समय में होगा। मतलब ये क्या चीज़ है कि इस समस्या से निकलने के लिए व्यक्ति ने जिस जिस चीज़ का प्रयोग किया वो क्या है, वो सभी उनको संसाधित करना, मतलब उस चीज़ के अंदर संशोधन करना, इसका उपयोग कैसे किया जाए, ये सभी क्या है, एक चिंतन प्रक्रिया है जिसका हम अच्छे से विकास कर सके, ठीक है। और संसाधित का मतलब है कि मान के चलो कि अब इसके सामने ये समस्या आ गई, व्यक्ति के सामने, कुछ दिन के बाद कोई दूसरी समस्या आ गई, फिर ये सोचेगा कि हाँ मैंने ये इस तरीके से की थी और मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, अब मैं इसको इस तरीके से दूसरे तरीके से करूँगा। ये चीज़ क्या है, ये सभी चिंतन के अंदर ही आती है, ठीक है। आगे देखो, इसने है ना 3 स्टेज बताई हैं चिंतन की, ठीक है। किसने? सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, किसी का नहीं है, बस ये बस एक सिद्धांत का नाम है, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, और इसके 3 स्टेप दिए हुए हैं। 3 स्टेप कौन से हैं? सेंसरी प्रोसेसिंग और रिट्रीवल ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब स्मृति से प्रासंगिक जानकारी की पुनः प्राप्ति, मतलब जो हमने सेंस थी हमारी उसके अनुसार सोच लिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर क्या है कि स्मृति से प्रासंगिक जानकारी की पुनः प्राप्ति, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को दोबारा क्या करना, अपने संज्ञान के अंदर लेके आना, और जानकारी का फिर क्या करना, हेर फेर करना। मतलब क्या है, कोई भी चीज़ है उसके हमारे दिमाग में है, सेंस के अंदर है, वो हमारी भी कोई भी चीज़, किसी भी समस्या का सोल्यूशन हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। फिर हमारे दिमाग में अंदर उस चीज़ को करने के लिए हम कुछ प्रोसेस लेकर आते हैं, ठीक है, और फिर उस प्रोसेस के अंदर हम थोड़ी बहुत हेर फेर कर देते हैं, वो क्या होता है, हमारी थिंकिंग होती है, यही बताइए। और ये भाई यहाँ से PYQ बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से रखना, ध्यान देना इस पे थोड़ा सा कि सेंसरी प्रोसेस, रिट्रीवल्स ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेशन ऑफ थिंकिंग, ठीक है। SRM क्या बन गया, SRM सरम, मतलब सूचना अच्छी होनी चाहिए, वरना हमें क्या आएगी, शर्म, ठीक है। ऐसे याद कर लेना भाई, बस याद रखनी है हमें ये। आगे देखो, चिंतन के प्रकार। एक चीज और ध्यान रखना, NIOS के अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो है ना NIOS के अंदर 4.442 जो ये
टाइप दी हो ना, ये जो ये वाली चीज़ दी हुई है, सेम वही, यही तो मतलब जो इसका 4.2 यही तो NIOS के अंदर है और यही इस बुक के अंदर है। मतलब अगर हम ध्यान से पढ़ना, मतलब ये मान के चलो कि ये जो हमारे चिंतन के प्रकार हमें अच्छे से समझ नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, NIOS की बुक को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो चीज़ हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है, इसीलिए तो इतने खुले खुले दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो यहाँ लिख देंगे और साइड में बुक के यहाँ एक्स्ट्रा पेज दिया हुआ है, जो हमें ऐड करना वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस बुक की। आगे देखो, चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार कौन से हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है किसी भी समस्या के प्रति बिल्कुल साफ, स्पष्ट और सीधा एक जवाब तैयार करना। मतलब किसी समस्या के एकल सुसाधित उत्तर के साथ आने पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब एक पर्सन का एक उत्तर। ये तो हो गया चिंतन के प्रकार के अंदर में एक चीज का सिर्फ एक ही उत्तर देना, या फिर बोल ले कि किसी भी चीज के प्रति बिल्कुल साफ, स्पष्ट और क्लियर थिंकिंग होना, वो क्या होगी, हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है किसी एक चीज के बारे में बहुत सारी चीजें देखना, ये भी सोचना, ये वाले भी, ये वाले भी, ये वाले भी, डाइवर्जेंट थिंकिंग सोचना। ठीक है। और अमूर्त चिंतन क्या हो गया? अमूर्त चिंतन का मतलब हो गया अवधारणाओं का उपयोग करके करने और सामान्यकरण बनाने और समझने की अक्षमता क्या होती है? अमूर्त चिंतन होता है। मतलब जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनका उपयोग करके उस चीज को बिल्कुल सामान्यकरण बनाना, उसका बिल्कुल जनरलाइजेशन करना और उसको फिर अपनी समझ के अनुसार प्रेजेंट करना, अमूर्त चिंतन के अंदर आ गया। मूर्त चिंतन क्या हो गया? जो हम चीज देखते हैं उनके बारे में जो हमारी अवधारणा और सामान्यकरण का जो अभाव होता है, वो वाली चीज किसके अंदर आ गई। मतलब मूर्त चिंतन के अंदर हम जो है वही देखते हैं, इसके अंदर खुद का जो खुद के कॉन्सेप्ट है ना, खुद की जो विचार है वो नहीं देते इसके अंदर। आगे देखो, चिंतनशील चिंतन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब है कि जो हुआ है उसके बारे में विश्लेषण करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहलाती है। रिफ्लेक्टिव एंगल भी पढ़ा होगा तुमने, मतलब यहाँ से कोई चीज टकराई और टकरा कर वापस चली गई, इसका मतलब है कि उसके बारे में विश्लेषण करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया, मीन्स जो चीज हो गई, यही तो है कि ये चीज मतलब एंगल बन गया इसका, उसको बनने के बाद जो उसका रिफ्लेक्शन हुआ है, कहाँ एंगल बना है, यहाँ से टकराई और फिर चली गई। ठीक है, तो ये वाली चीज ऐसे इसमें होगी कि जो हुआ है उसके बारे में विश्लेषण करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहलाती है। ये है भाई, कोई वैज्ञानिक है, इनका नाम है ड्यूई। इन्होंने क्या बताया है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में? सोच एक विश्वास है, ज्ञान के कथित रूप का एक सक्रिय, लगातार और सावधानी पूर्वक विचार है। मतलब जो थिंकिंग है ना, वो एक एक्टिव और लगातार और एक सावधानी पूर्वक किए जाने वाली प्रक्रिया है। मतलब हम एक्टिव माइंड के साथ रेगुलरली कोई चीज़ बिल्कुल सावधानी से करते हैं, केयरफुली करते हैं, वो वाली चीज़ क्या बताई है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बताई है। किसने बताई है? ड्यूई नाम के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताई है भाई। आगे देखो, आगमनात्मक चिंतन। आगमनात्मक चिंतन का मतलब है कि इसका दूसरा नाम है सामान्यकरण करना किसी चीज का, निष्कर्ष के रूप में एक सामान्य सिद्धांत, मतलब उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से क्या? नियम की ओर। संभावना के आधार पर, निश्चित पर नहीं, मतलब संभावना के आधार पर निश्चितता नहीं, उदाहरण से नियम। मतलब हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, उस एग्जाम्पल का अगर हमने परिणाम ठीक निकला, मतलब कोई समस्या थी, उस समस्या को हमने किसी तरीके से सोल्व किया। एग्जाम्पल का मतलब है कि अपने अनुसार किसी भी तरीके से सोल्व करना उस चीज़ को, तो हमने उसको किसी चीज़ से सोल्व किया, अगर अच्छे से हो गई तो उसकी जो निश्चितता है, मतलब हाँ हम आगे भी इसका यूज करेंगे, तो उसकी निश्चितता क्या है? फिक्स हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो उसकी निश्चितता क्या है? फिक्स नहीं होगी। आगमन का मतलब है कि उस की संभावनाओं के आधार पर, निश्चितता पर नहीं। आगे देखो, निगमनात्मक चिंतन का मतलब है यदि परिसर सभी सत्य हैं, मतलब नियम सभी सत्य हैं, तो निष्कर्ष भी, मतलब निष्कर्ष है ना जो हमारा कंक्लूजन है, वो बिल्कुल पक्का सही निकलेगा और एक स्टिक निर्णय या परिणाम की ओर लेकर जाएगा। वही बात है, मैथ से रिलेट कर लेते हैं इसको। जैसे हमें पता है कि जो हमारी आयत है उसका जो एरिया निकलता है L/B, तो हमें पता है इससे हमारा जो आंसर है ठीक निकलेगा। लेकिन हम इससे निकालें
आगमनात्मक चिंतन का मतलब है इसके अंदर खुद क्या करना, खुद पहले एग्जाम्पल लेकर फिर नियम बनाना। तो इसका मतलब क्या है, कभी कभी गलत भी हो सकते हैं हमारे, बस यही चीज़ है इसके अंदर। और जो लॉजिकल थिंकिंग है इसका मतलब है कि तथ्यों के बीच संबंध और तर्क की जंजीरों के लिए समझ में आता है। तार्किक चिंतन का मतलब है कि तथ्यों के बीच जो हमारे कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, उनके बीच संबंध स्थापित करना और तर्क की जंजीरों के लिए जो समझ में आता है वो वाली चीज़ क्या है, तार्किक चिंतन। मतलब खुद की सेंस, खुद का जो ये बोले कि जो खुद के हमारे सेंस ऑर्गन है या जो हमारे कॉन्शियस माइंड है उसके अनुसार जो हम किसी चीज़ के प्रति थिंकिंग लगाते हैं वो वाली लॉजिकल थिंकिंग हो गई। ठीक है, अब देखो चिंतन के उपकरण, यहाँ से PYQ बने हुए हैं भाई, एक शिफ्ट में नहीं, 2022 की मान के चलो कि हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से करना है, मतलब ये बोलते कि गोट का पीना है भाई, ठीक से। तो इसके चिंतन के 4 उपकरण दिए हुए हैं। एक तो क्वेश्चन यही बना हुआ था, जो चिंतन के है ना टूल्स कितने कितने कौन से होते हैं, 4 होते हैं, ये 4 दे दिए और एक कोई अलग दे दिया, तो ये बताना कि कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो एक हो गया हमारा क्वेश्चनिंग, दूसरा हो गया कॉन्सेप्ट, तीसरा हो गया माइंड मैप और फोर्थ हो गया हमारा CORT मतलब कोग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट। इसकी जो क्या बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म, ये भी ध्यान रखना, CORT की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, कोग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट, CORT। फर्स्ट तो हमारा हो गया क्वेश्चनिंग, सेकंड हो गया कॉन्सेप्ट, थर्ड हो गया माइंड मैप और फोर्थ हो गया कोग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट। अब इनके बारे में है ना डिटेल से देखा कि क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट का निर्माण कैसे करते हैं हम, माइंड मैप के बारे में चिंतन कैसे होता है और कोग्निटिव रिसर्च के बारे में कैसे हम विकास करते हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ना हमें। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, इससे ऊपर वाली चीज़ तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, लेकिन ये वाली चीज़ तो हम बिल्कुल नई वाली चीज़ सीखेंगे यहाँ से। ये डेफिनेशन दी है भाई, क्वेश्चनिंग क्या होती है, मतलब क्वेश्चनिंग किसको बोलते हैं, ये डेफिनेशन है, जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वह सोचता है। ये बात किसने बोली है, विलियम विलेन ने बोली है, विलियम विलेन ने बोली है, जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वह सोचता है। ठीक है, ये मत सोचना कि एक बार करने से आपकी जो 506 ब्लॉक है वो अच्छे से हो जाएगा, भाई कभी नहीं होगा। 4 बुक तो ऐसी है जिनका 3 बार रिवीजन कर लोगे ना, 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, तब जाकर आपके दिमाग में कुछ चीज टिकेंगी। अगर एग्जाम तक उन चीज को माइंड के अंदर टिकाना है ना, तो ये मान के चलो कि 4-5 बार तो रिवीजन पक्का करना पड़ेगा हमें, तब जाके दिमाग के अंदर हमारी बातें, ये चीज है ना वो टिकेंगी, कहीं ना कहीं स्कीमा के अंदर हमारे सेट होंगी में। ठीक है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है, अभी रिवीजन करते रहना, या तो आप ये बुक मंगवा लेना उससे करना या वीडियो से करना, कहीं से भी करना, लेकिन रिवीजन करते रहना। एक बार वीडियो देखने से चीज क्लियर नहीं होगी, मतलब क्लियर तो हो जाएंगी, समझ तो आ जाएंगी, जब आप दोबारा पढ़ोगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं बात याद आएंगी कि हाँ यहाँ ये बात बताई थी, लेकिन बात है कि वो हमारे दिमाग के अंदर सेट रहे, कहीं ना कहीं याद रहे हमें, तो वो रिवीजन से होंगी। अब देखो क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना के अंदर क्यों कैसे वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब WH वाले क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। कौन से वाले, WH वाले क्वेश्चन। WH प्रश्न एक प्रभावशाली, प्रेरणादायक और कल्पनाशील होते हैं, क्योंकि जिसके अंदर हमारे क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये वाले क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, तो हम उसके अंदर चिंतन करके हमारी सोच के अनुसार आंसर देते हैं, कुछ सोच कर जवाब देते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बताया कि जो कंक्रीट थिंकिंग होती है इसके अंदर क्या क्या शामिल है, ये हमने पीछे भी देखा था, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन। ठीक है, ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग। और जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक चिंतन कौशल है, उसके अंदर या बोले कि अमूर्त चिंतन कौशल है, इसके अंदर क्या क्या शामिल है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, अब देखो नॉलेज क्या होती है, नॉलेज का मतलब ज्ञान, कितने, कब, कहाँ, सूचीबद्ध करें, परिभाषित करें, बताएं, वर्णन करें, पहचानना, तथ्यात्मक उत्तर, बच्चों के स्मरण और पहचान कौशल का प्रशिक्षण, मतलब ये सभी चीजें नॉलेज के अंदर आती हैं। हमें किसी चीज का कितने का आंसर पता है, कब का पता है, कहाँ का पता है, किसी चीज की हम परिभाषा दे सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं, ये सभी क्या है, ये ज्ञान के अंदर आते हैं। समझ का मतलब है उस चीज के बारे में अपने अकॉर्डिंग विचार देकर, उसके अनुसार अनुमान लगाकर,
खुद के विचार उसके अंदर डालकर किसी चीज के बारे में कोई कॉन्सेप्ट बताना, वो क्या चीज होगी, हमारी समझ होगी। मतलब वर्णन करना किसी चीज का, व्याख्या करना किसी की, उसके बारे में अनुमान लगाना, किसी चीज की भविष्यवाणी करना, पहचानना और अंतर करना। अपने बच्चों को अनुवाद करने, व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये चीज क्या हो गई भी, समझ हो गई। और फिर है आवेदन। आवेदन मतलब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है उस चीज को खुद अप्लाई करना। ये नहीं है कि दूसरों को तो अच्छा अच्छा ज्ञान देते रहें, अच्छी अच्छी बातें बताते रहें और खुद की लाइफ में उसको थोड़ा सा भी उसको अपनाए ना। तो एप्लीकेशन का मतलब है उस चीज को प्रदर्शित करना और उसको खुद लागू करना, उसका चित्रण करना, उसको दिखाना, जांचना, वर्गीकरण करना, प्रयोग करना। ज्ञान को उन स्थितियों पर लागू करें जो नई और अपरिचित हों। मतलब जो नई चीजें हैं, जो अपरिचित हैं, उनको एप्लीकेशन करना, खुद की लाइफ में उतारना। और विश्लेषण का मतलब है, विश्लेषण किसी चीज का मतलब तोड़ना। विश्लेषण का मतलब है किसी चीज को टुकड़ों में बांटकर, मतलब या ये बोल ले कि किसी चीज का डिटेल डिस्कशन करना। क्या होता है कि मान के चलो ये कोई चीज होगी हमारी, उस चीज के बारे में डिटेल विश्लेषण करना, वो वाली चीज क्या होगी, विश्लेषण होगी। जैसे अंतर, विश्लेषण, व्याख्या, तुलना, वर्गीकरण, व्यवस्था। मतलब अब देखो, ये मान के चलो कि हम ये चिंतन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस चिंतन का टॉपिक हम कैसे पढ़ रहे हैं, विश्लेषण तरीके से पढ़ रहे हैं। विश्लेषण का मतलब है कि सारी चीजें, उसके टूल पढ़ लिए हमने, उसके प्रकार पढ़ लिए, किस वैज्ञानिक ने क्या कहा वो पढ़ा, इसको कैसे प्रभावी बना सकते हैं, एक बच्चा कैसे इसका विकास कर सकता है, ये वाली चीजें क्या कर रहे हैं हम, इस टॉपिक का विश्लेषण तो कर रहे हैं। मतलब उसकी सारी ऑल ओवर चीज देखना। ठीक है। जानकारी को भागों में तोड़कर अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है, चिंतन का जो वो प्रोसेस है ना, उसको अच्छे से विकसित करता है। और संश्लेषण का मतलब है इकट्ठा करना, मतलब उसको छोटा करना, उस चीज का संश्लेषण करना, संगठन करना, पुनर्व्यवस्थित करना, स्थापना करना, निर्माण करना। आविष्कार क्या हुआ अगर आपने बच्चों को तत्वों को एक नए पैटर्न में संयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया, ये इस चीज के अंदर आगे भी। ठीक है। मूल्यांकन का मतलब है कि मूल्य, निर्णय, माप, चयन, व्याख्या, तुलना करना, अपने बच्चों को मापदंडों के एक सेट के अनुसार मतलब इवैल्यूएशन करना इसके अंदर, इसका तो आपको पता होगा। ठीक है। अब देखो अवधारणा, कॉन्सेप्ट का निर्माण कैसे होता है, किसी भी चीज के प्रति जो हमारी सोच बनती है वो कैसे बनती है, वो वाली चीज बता रखी है। ठीक है। अब देखो बच्चों के दिमाग में है ना डीएसएसबी के प्रति ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ कि इसका लेवल तो बिल्कुल हाई आता है साइकोलॉजी का। ठीक है, बना होगा सबके दिमाग में। तो वही वाली चीज वो हमारे अंदर कैसे बनी वो देखेंगे, उसी से हमारे दिमाग में किसी भी चीज का क्या है, कॉन्सेप्ट बनता है। देखो कि अवधारणाएं सामान्य विचार है। अवधारणाएं है ना, मतलब किसी भी चीज का दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट होना, वो क्या है, हमारे विचार है। हमारे विचार हैं कि डीएसएसबी एग्जाम हाई लेवल का आता है, हमारे ही विचार है। लेकिन जिसका क्वालिफाई हुआ है उससे वो तो बोलेगा कि नहीं इतना हाई लेवल नहीं आता। जिसका उपयोग हम अपने अनुभव को पहचानने और व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। जिसका उपयोग हम अपने अनुभव को पहचानने और व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। ठीक है। यदि शब्द भाषा की शब्दावली है, ये बोले कि अगर शब्द है ना भाषा की शब्दावली है, तो अवधारणा विचारों की शब्दावली है। ठीक है, आया समझ में कि अवधारणा किसी भी चीज है के प्रति जो हमारे विचार हैं वो क्या कहलाते हैं, अवधारणा कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। अरस्तु एक बुद्धिमान व्यक्ति है, अवधारणाओं का स्वामी है। अरस्तु क्या है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो कि क्या है, अवधारणाओं का स्वामी है, क्योंकि उसके अंदर विचार है उसके वो बहुत ज्यादा क्या थे, अच्छे थे। जो अवधारणा है ना, इसकी रचना में क्या क्या शामिल है, अवधारणा का निर्माण कैसे होता है, मतलब कॉन्सेप्ट बनाते समय क्या क्या चीजें शामिल है इसके अंदर। देखो एक तो शामिल है साइन। क्या शामिल है, साइन मतलब संकेत, शब्द, प्रतीक जो अवधारणा को नाम देते हैं। मतलब किसी चीज का जो हमने नाम दे दिया या किसी चीज का प्रतीक, वो क्या हो गया, हमारी उस चीज की अवधारणा का निर्माण हो गया। और रिफरेंट क्या हो गया, रिफरेंस, ये क्या हो गया, अवधारणा के एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल। हाँ इस वजह से ये चीज, ये वाली चीज ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम। और जो गुण है वो क्या हो गए, वे गुण जो अवधारणा के सभी उदाहरण साझा करें।
मतलब किसी चीज के प्रति जो कॉन्सेप्ट बन गया वो सभी जगह लागू होना चाहिए, जो एग्जाम्पल उसके प्रति सोचेंगे वो सभी जगह फिट बैठने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से भी PYQ बना हुआ है कि कॉन्सेप्ट निर्माण के लिए जो 3 स्टेप हैं किसी चीज के, वो कौन से हैं? साइन, रिफरेंट व प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये वाली चीजें क्या करना, याद रखना, साइन, रिफरेंट्स और प्रॉपर्टीज। आगे देखो, जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है ना, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब अवधारणा निर्माण, ये व्याख्या, किसी चीज की व्याख्या और किसी चीज का सामान्यकरण की प्रक्रिया प्रतिक्रिया द्वारा होता है। मतलब किसी चीज के प्रति कॉन्सेप्ट, उसकी व्याख्या करने, डिटेल डिस्कशन के बाद, और फिर उसका सामान्यकरण करना, खुद के अनुसार उसको क्या करना, सामान्यकरण करना, उसका सामान्य गुणों के बारे में जानना। ये वाली चीज क्या है, किसी चीज का कॉन्सेप्ट बनाती है। व्याख्या का मतलब है व्याख्या अवधारणा के उदाहरण खोजने की प्रक्रिया है। व्याख्या का मतलब है डिटेल डिस्कशन करना, और डिटेल डिस्कशन हम खुद के अनुसार उस चीज के अगर एग्जाम्पल बता सकते हैं तो मतलब उस चीज का हमारे अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। और सामान्यकरण का मतलब है सामान्य गुणों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया। उसके बिल्कुल जो मतलब ये बोले कि बेसिक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं हमें, अगर किसी चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है और उस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम खुद के एग्जाम्पल बना ले तो वो क्या हो गई, हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो गई। आगे देखो, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब है, ये किसने दिया था, जोसेफ डी नोवेक ने दिया था माइंड मैप। माइंड मैप के बारे में किसने बताया है, जोसेफ डी नोवेक ने बताया है। एक मानसिक नक्शे को उन तरीकों की एक दृश्य प्रस्तुति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें अवधारणाएं एक दूसरे से संबंधित हो। माइंड मैप का मतलब है कई सारी चीजें आपस में रिलेट करके दिमाग के अंदर जो हम दृश्य प्रस्तुति के अनुसार उसको परिभाषित कर सकते हैं, वो माइंड मैप हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो मान के, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं माइंड मैप होगा। ठीक है, उससे हम आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे हिमालय पर्वत हो गया, जो क्या हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर्स, ये वाले कॉन्सेप्ट हमारे कब क्लियर होंगे, जब तक हमारे दिमाग में माइंड मैप क्लियर होगा, तभी हम उसके जो आंसर है वो अच्छे से निकाल सकेंगे। वैसे तो भाई 2 दिन के लिए दिमाग में रहेंगे ही अगर माइंड मैप क्लियर है। मतलब अगर हमने मैप से कर रखी है ना वो चीज, तो हम उसका आंसर निकाल देंगे अच्छे से। लेकिन वैसे ही अगर पढ़ के छोड़ दिया तो दिमाग में क्लियर क्या है, मतलब उसको कुछ टाइम के बाद हम भूल जाएंगे। तो इसलिए किसी भी चीज के ज्यादा समय तक याद रखने के लिए उसका माइंड मैप करना बहुत जरूरी है। देखो, नोट लेना मतलब नोट कर लेना, इस चीज को नोट कर लेना, नोट लेना नहीं मतलब नोट लिख लेना उस चीज को अपने हाथ से, मौखिक प्रस्तुति या उस चीज को बोल लेना। लेने के साथ साथ लेखन भी उपयोगी होता है माइंड मैप। मतलब माइंड मैप को अच्छे करने के लिए या तो हम उसको लिख ले या बोल दे या कहीं किसी को के सामने प्रस्तुत कर दे, उससे हमारी जो चीज है वो माइंड मैप अच्छा होता है किसी चीज के प्रति। और जो उत्तम स्मृति के 7 सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे चित्रण करना, जो लंबे समय तक याद रहे उसके 7 सिद्धांत, जैसे उस चीज का चित्रण करना। चित्रण करने का मतलब है कि उस चीज को अपने हाथ से लिख दो और जोड़ना, उसको किसी और चीज से जोड़कर रिलेट करके पढ़ना। चीजों को सबसे बेहतर बनाना, बेहतर बनाने का मतलब है कि अपने अकॉर्डिंग आसान से आसान तरीके से उस चीज को करना। कल्पना करना, रंग, लय, संगीत, संपूर्णता, ये सभी शामिल है। और अब माइंड मैप कैसे बना सकते हैं, विषय को केंद्र में लिखना और अपने आसपास के उपविषय लिखना, अपनी कल्पना शक्ति से चित्र बनाकर उसे अच्छा और स्मृति के लायक बनाना, और प्रत्येक उपविषय के लिए मुख्य बिंदु व संबंधित जानकारी लिखना, जिससे हम उस चीज को क्या लंबे समय तक याद रख सके। अब ये देखो, कोग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट, ये तो जितनी बार ये लिखते हैं ना, हम पहले लिखते थे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसे लिख लो इसको। तो यहाँ से मतलब हर बार क्वेश्चन बना है 2019 में भी, और 2022 की कितनी शिफ्ट हुई थी 2022 में, शायद 25 हुई थी शायद। तो 25 में तो ये मान के चलो कि 15-16 शिफ्ट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया है पक्का। और कुछ नहीं है इसके अंदर, अगर हमें जो ये वर्ड लिखे है ना वो समझ में आ गए तो समझ लो कि आसान नहीं है बिल्कुल। अगर रटने लग गए तो भाई रटो ही गए फिर। सोच के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट का मतलब है कि जो हमारी थिंकिंग है ना उसके विभिन्न पहलुओं पर सीधे ध्यान केंद्रित करना क्या है, कोग्निटिव अनुसंधान ट्रस्ट है। इन पहलुओं को निश्चित अवधारणाओं में क्रिस्टल करना मतलब क्लियर करना। छात्रों को अपनी सोच को व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये किसके CURT के गुण हैं ये।
ठीक है। अब इसके उपकरण देखो, इसके अंदर 7 उपकरण शामिल हैं। कौन से उपकरण? 7 उपकरण। इनको इंग्लिश में ही याद करना भाई, हिंदी में तो याद होंगे नहीं, मतलब गलत हो जाएंगे। अगर लंबे समय तक याद रखना तो इंग्लिश में याद रखना। कैसे? जैसे देखो, कंसिक्वेंस एंड सीक्वेंस, इसको पढ़ने से सिर्फ नाम से रिलेट करने की कोशिश करना। कंसिक्वेंस एंड सीक्वेंस, कंसिक्वेंट एंड सीक्वेंस का मतलब है कि सीक्वेंस किसी चीज को क्रम में करना, ठीक है। तो क्रम में करने का मतलब है कि व्यक्ति तत्काल, लघु, मध्य, दीर्घकाल गतिविधियों पर विचार करता है, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब है कि व्यक्ति किसी भी चीज पर पहले लघु, मध्य, फिर दीर्घकाल चीजों पर क्या करता है? सोचता है, और उसी के अनुसार दीर्घकाल परिणामों पर विचार करता है। ये मान के चलो कि किसी चीज के प्रति हम पहले थोड़ा सा सोचते हैं, फिर उसके प्रति थोड़ा और ज्यादा सोचने लग जाते हैं, फिर और ज्यादा सोचने लग जाते हैं, मतलब किसी भी चीज के प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है ये। तो वो क्या है? कंसिक्वेंस एंड सीक्वेंस के अंदर आता है। ये जो अनुसंधान, संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट है, मतलब माइंड के अंदर खोज करना। अनुसंधान का मतलब खोज करना, और संज्ञान का मतलब कॉन्सिक्वेंस माइंड है ना, उसके अंदर। और आगे देखो, एजीओ, इनकी डेफिनेशन मतलब फुल फॉर्म भी आ सकती है, वो भी ध्यान रखना। जैसे C&S की फुल फॉर्म क्या होगी? एजीओ की क्या होगी? एजीओ की क्या होगी? एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव। एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब है कि बहुत सारे एम्स में से और गोल में से किसी एक को चुनना। मतलब बड़े उद्देश्य, लक्ष्य को व्यक्ति, बड़े उद्देश्य, लक्ष्य व उद्देश्यों में व्यक्ति उद्देश्यों को चुनता है और परिभाषित करता है, एवं खुद व दूसरों के लक्ष्यों को समझ सकता है। यह है NIOS की लैंग्वेज। लेकिन इसको देखो, इसका मतलब है कि बहुत सारे उद्देश्यों में से व्यक्ति खुद के लिए उद्देश्य चुनता है कि मेरे लिए क्या ठीक है। और दूसरा, हाँ भाई, किस मान लो कि व्यक्ति को इन बहुत सारी चीजों में से कोई चीज चुननी है। अगर किसी ने ये चीज चुनी है तो व्यक्ति समझ सकता है कि उसने ये वाली चीज क्यों ली, मुझे तो ये लेनी है, मेरे लिए तो ये परफेक्ट है। ये वाली चीज क्या होगी कि अपने अकॉर्डिंग लक्ष्य या उद्देश्यों को चुनना, क्या हो गया? AGO हो गया। आगे देखो, OPV मतलब अदर पीपल्स व्यू, इसमें क्या हो गया? इसके है ना, वो बोलते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग के अनुसार याद होना चाहिए। एग्जाम में बिल्कुल टिक टॉक लाइन आई है, अन्य सभी के दृष्टिकोण पर विचार करें। बिल्कुल घुमा फिरा के लाइन बिल्कुल भी नहीं दी, ऐसे के ऐसे टिक टॉक लाइन उठाई है। तो मतलब कोशिश करना कि बिल्कुल सेम की सेम आप याद रख सको। OPV का मतलब है कि अदर पीपल व्यू, अन्य सभी के दृष्टिकोण पर विचार करना। मतलब व्यक्ति दूसरों के विचारों पर, दूसरों के अनुसार विचारों को सोच सकता है, और उनके अनुसार, जो उनके विचार है उनके अनुसार सोच सकता है कि उसने ये निर्णय क्यों लिया। APC का मतलब है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब एक से ज्यादा कोई चीज, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी चॉइस। इसका मतलब है कि नए विकल्प और नए चयन करना, नए तरीकों से किसी चीज को सोल्व करना, अल्टरनेट सॉल्यूशन बताना। मान के चलो कि परसेंटेज चैप्टर का कोई प्रॉफिट लॉस, मान लो कि प्रॉफिट लॉस है 20% का, क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इस चीज को हम है ना कई तरीकों से निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, रेशो बनाकर निकाल सकते हैं, या ये बोल लें कि उसको परसेंट में रेशो के अंदर भी 4-5 दिखा कर, मतलब अल्टरनेटिव किसी चीज के सॉल्यूशन दिखाना, नए विकल्प सोचना उस चीज के बारे में। ये किसी के अंदर आ गया? APV के अंदर आ गया। और PMI पल्स माइनस इंटरेस्टिंग आइडिया, मतलब सभी प्लस माइनस दिलचस्प बिंदुओं को सूचीबद्ध करना, इसके अंदर आता है। FIP, ये दो तो भी मैंने खुद देखे हैं, FIP के बारे में और CAF के बारे में। जो PYQ कौन सी थी वो 2019 के अंदर भी आया हुआ है, और जो 16 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर भी इससे क्वेश्चन बना हुआ है। FIP के अंदर क्या शामिल है? फर्स्ट इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज, मतलब अलग अलग जो संभावनाएं हैं, अलग अलग विकल्प हैं, उन सभी में से किसी एक को छांटना। फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मतलब प्रेफरेंस हमें किसे किसे देंगे, वो वाली चीज है इसके अंदर। और CAF का मतलब है कंसाइडर ऑल फैक्टर, मतलब सभी कारकों पर विचार करें, सभी कारकों को सूचीबद्ध करें, हर चीज पर ध्यान दें, ये वाली चीज शामिल है। अब है ना, याद करने लग गए इन चीजों को, मतलब रट्टा लगाने लग गए, तो भाई ये मतलब बिल्कुल भारी काम लगेगा। लेकिन अगर इनके वर्ड पे जाकर थोड़ा सा अगर हम रिलेट करने की कोशिश करें तो मतलब बिल्कुल आसान है। एक बार दोबारा देखो, कंसिक्वेंट एंड सीक्वेंस का मतलब है किसी चीज को सीक्वेंस से सोचना, पहले तत्काल, लघु, मध्य, फिर दीर्घ। AGO का मतलब है बहुत सारे लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य को निर्धारण करना।
और ओपीवी का मतलब है दूसरे लोगों के विचारों को जानना। एपीसी का मतलब है अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी चॉइस, मतलब बहुत सारे विकल्पों का यूज करना, नए नए तरीके अपनाना। और पीएमआई का मतलब है पल्स माइनस है इंटरेस्टिंग से, मतलब दिलचस्प बिंदु है ना उनको सूचीबद्ध करना, दिलचस्प बिंदुओं को सूचीबद्ध करना। एफआईपी का मतलब है फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत सारी चीज़ों में से हम किसको प्रेफरेंस देंगे। और सीएएफ का मतलब है सारे फैक्टर्स पर ध्यान केंद्रित करना। आगे देखो, आलोचनात्मक संतृप्त व भिन्न चिंतन का विकास। स्वतंत्र रूप से सोचने, संबंधित करने, मूल्यांकन करने, प्रश्न करने, विश्लेषण करने, रचनात्मक रूप से सोचने के लिए, मतलब क्या है कि जो आलोचनात्मक चिंतन है हमारी, और जो हमारे चिंतन का विकास है वो कैसे होगा, जब हम स्वतंत्र रूप से सोचेंगे, किसी चीज़ से संबंधित सोचेंगे, उस चीज़ का फिर मूल्यांकन करेंगे, प्रश्न करने से भी हमारा आलोचनात्मक विकास होगा, विश्लेषण करने से भी, और रचनात्मक रूप से सोचने से भी। अब आलोचनात्मक चिंतन के बारे में देखो, आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है। आलोचनात्मक चिंतन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उचित फैसला लेने के लिए एकत्रित करते हैं। आलोचनात्मक चिंतन के अंदर क्या है, किसी चीज को इकट्ठा करना, उसकी व्याख्या करना और उसका मूल्यांकन करना आलोचनात्मक चिंतन के अंदर आता है। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन का मतलब है उस चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों चीज बता सकें। वो क्या होगा, जैसे हमने ये डीएलएड करी थी ना, तब कोई क्वेश्चन आता था कि व्यक्तित्व के विकास पर आलोचनात्मक चिंतन बताएं, तो उसके बारे में हम उसके गुण भी बताते थे और अवगुण भी बताते थे। तो इसी चीज़ के वही है आलोचनात्मक चिंतन, किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव कैसे डालेगी और जो नकारात्मक प्रभाव वो कैसे डालेगी। और जॉन डीवी ने आलोचनात्मक सोच को नियमित विचार की बजाय, मतलब लगातार सोचने की बजाय चिंतनशील विचार के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, अब देखो, अक्षमताएं महत्वपूर्ण सोच के अंतर्गत आती हैं। जो हमारी एबिलिटी है ना वो हमारी महत्वपूर्ण सोच के अंदर आती है। एडवर्ड ग्लेशियर ने बोले है ये बात, जो अक्षमताएं हैं वे महत्वपूर्ण सोच के अंदर आती हैं। और एडवर्ड ग्लेशियर के अनुसार जो सीटी का मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग की अक्षमताएं क्या क्या है, वो क्या भाई, समस्या को पहचानना। फर्स्ट क्या है, अगर हम आलोचनात्मक चिंतन करेंगे किसी चीज़ के प्रति तो फर्स्ट होगा उसकी समस्या को पहचानना, उन समस्याओं को दूर करने के लिए व्यवहार साधन खोजना, उचित और प्रासंगिक जानकारी को इकट्ठा करने, और अघोषित मान्यताओं और मूल्यों को पहचानने के लिए भाषा को सटीकता, स्पष्ट और भेदभाव के साथ समझे और उपयोग करें, डाटा का विश्लेषण करें, सबूतों और बयानों का मूल्यांकन करें, कथनों के बीच तार्किक संबंध को पहचानें और परिणाम, निष्कर्ष और सामान्यीकरण करें। ये आलोचनात्मक चिंतन है। अगर किसी चीज़ की हम आलोचनात्मक चिंतन करेंगे तो उसके बारे में हमें ये चीज़ों का पता होना चाहिए, और निष्कर्षों और सामान्यीकरण का परीक्षण करें। ये वाली चीज़ इसके अंदर शामिल है। अब देखो, आलोचनात्मक चिंतन के विकास की अवस्था कौन सी है, मतलब किसी चीज़ का आलोचनात्मक चिंतन का विकास हम कैसे करेंगे। अब ये देखो जो फर्स्ट स्टेज है ना, इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो फर्स्ट स्टेज है, मान के चलो कि आपको डीएसएसबी एग्जाम की जो पार्ट बी है उसको तैयार करना है। फर्स्ट स्टेज के अंदर हो आप, फर्स्ट स्टेज के अंदर अगर आप हो गए तो आप क्या हो गए, अचिंतनशील विचारक हो गए। मतलब व्यक्ति चिंतन संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं से अनजान है, मतलब व्यक्ति को नहीं पता चिंतन संबंधी समस्या, उसको नहीं पता कि कहाँ से क्या करना है और कहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कहाँ कम ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपने एक बात सोची होगी, मैंने वो जो क्या था CORT था ना, कन्वर्जेंट रिसर्च के बारे में, मैंने वो 2 बार रिवीजन करवाया और हर एक चीज़ अच्छे से बताई है। लेकिन जो आलोचनात्मक चिंतन है मैंने जल्दी से बता दिया क्योंकि आपको पता है उसके बारे में, और यहाँ से क्या चीज़ें नई बनेगी तो यहाँ थोड़े एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मीन्स बात वो है कि अगर व्यक्ति को पता है कि कहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और कहाँ थोड़ा कम ध्यान देना है, जिससे हमारा क्या है कि स्कोर अच्छा बन जाए, ठीक है, तो वो अगर व्यक्ति फर्स्ट स्टेज के अंदर है तो वो अचिंतनशील होगा, उसे नहीं पता होगा कि कहाँ से क्या करना, मतलब कुछ सोच ही नहीं रहा, फार्म भर दिया और छोड़ दिया।
दूसरी स्टेज के अंदर वो बच्चे होंगे जो चुनौतीपूर्ण विचारक होंगे, व्यक्ति चिंतन संबंधी समस्याओं की जानकार रखता, मतलब उसे थोड़ी बहुत टेंशन है कि कहाँ से क्या करूँ, कहाँ से सिलेबस इकट्ठा करूँ, ठीक है। और जो थर्ड स्टेज है वो होगा शुरुआती विचारक। शुरुआती विचारक का मतलब है उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, व्यक्ति शुरुआत करने की कोशिश करता है लेकिन बिना नियमित अभ्यास के, मतलब उसने शुरुआत कर दी कि हाँ पढ़ूंगा, एक वीडियो देख ली, दूसरी नहीं देखी, तीसरी देख ली, फिर नहीं देखी, मतलब नियमित नहीं है, लगातार कंटिन्यूस नहीं है उसके अंदर, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहा। फिर है फोर्थ स्टेज वाले बच्चे। फोर्थ स्टेज पर कौन से हैं? अभ्यासी विचारक। व्यक्ति नियमित अभ्यास की जरूरत समझता है, मतलब जो बच्चा सीरियस है ना वो डेली पढ़ाई करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई 10 बुक है भाई, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है 10 बुक कवर करना। और मान के चलो कि फरवरी के अंदर एग्जाम हो जाएगा, कितने महीने, 3 महीने ही है हमारे पास, नवंबर तो ये मान के चलो कि सिलेबस को समझने में ही चला जाएगा, 3 साढ़े 3 महीने मान के चलो। और इस 3 साढ़े 3 महीने के अंदर एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये मान के चलो 2-3 बार रिवीजन करोगे तब जाके कहीं दिमाग में टिकेंगे ये चीज़। ये हो गए फोर्थ स्टेज वाले बच्चे। फिफ्थ स्टेज पे कौन से बच्चे हैं? वो है कि जो उन्नत विचारक हैं, व्यक्ति अभ्यास के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, मतलब लगातार अभ्यास कर रहा है और उसके हिसाब से आगे बढ़ रहा है। और सिक्स्थ पर कौन से हैं? पारंगत विचारक। व्यक्ति कुशल है और व्यवहारिक चिंतन है उसका दूसरा व्यवहार है, मतलब कुशल है, अच्छे से व्यवहारिक, मतलब सब पता है क्या कट ऑफ जाएगी, क्या लेवल है, मतलब ऑल राउंडर मानने की एग्जाम के बारे में अच्छे से परिचित है, ठीक है। अब देखो दोबारा देखो इस चीज को। फर्स्ट स्टेज के अंदर वो बच्चे आ गए जो अचिंतनशील विचारक है। इससे है ना कहानी से थोड़ा सा हमें अच्छा से याद रहेगा, वैसे तो ये दिमाग में भी नहीं घुसेगी। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट स्टेज है हमारी अचिंतनशील विचारक, जिसने कुछ सोचा नहीं, बस फार्म भर के छोड़ दिया। सेकंड है चुनौतीपूर्ण विचारक, वो सोच रहा है कि हाँ करूंगा, कहाँ से करूंगा, ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये चीज़ कहाँ मिलेंगी। थर्ड है शुरुआती विचारक, जिसने स्टार्ट कर दिया। फोर्थ है अभ्यासी विचारक, जिसने स्टार्ट कर दिया और अभ्यास कर रहा है। फोर्थ है जिसने स्टार्ट कर दिया, अभ्यास भी कर रहा है, मॉक टेस्ट भी दे रहा है। और सिक्स्थ क्या है? अच्छे से हर एक चीज़ का एनालिसिस कर रहा है और अपने अंदर सुधार कर रहा है, ठीक है। आगे देखो आलोचनात्मक चिंतन विचारकों की विशेषताएं। सर फ्रांसीसी बर्ट ने बताया कि जो आलोचनात्मक चिंतन है उसके अंदर वो जिज्ञासु होगा, संबंध देखेगा चीजों के अंदर, प्रश्न पूछेगा, चिंतन करेगा, साध्य के आधार पर तर्क करेगा और स्रोतों का क्या है कि विश्वसनीयता का न्याय करने में सक्षम होगा। आगे देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि किसी चीज का एक उत्तर देना। अभी सारे चिंतन को गिलफोर्ड ने भिन्न चिंतन का वितरण शब्द कहा है। सही उत्तर देने की अक्षमता क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग है, मतलब बिल्कुल क्लियर कट जवाब देना। कन्वर्जेंट थिंकिंग की गति है ना वो सटीकता और तर्क पर जोर देती है। सटीकता और मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी और स्पीड, और यही डीएसएस भी चेक करना चाहती है हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब एक्यूरेसी और स्पीड मायने रखती है इस एग्जाम के अंदर हमारी, ठीक है। और इसमें परिचित पुनः लागू करने वाली तकनीकों को पहचानने और संग्रहित जानकारी को जमा करना केंद्रित है। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो सर्वोत्तम संभव उत्तम मानते, मतलब परफेक्ट आंसर चाहिए इसे। जो सृजनात्मक चिंतन है वो अभिसारी थिंकिंग के अंदर आती है, और जो बुद्धि है वो अपसारी थिंकिंग के अंदर आती है। ये तो हमने बहुत बार पढ़ रखा होगा। अब देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर एक तो आ गया हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग को हिंदी में बोलते हैं माथापच्ची, मतलब अधिक से अधिक विचार उत्पन्न करना। और पिगी बैंक प्रमुख उपकरण है सभी विचारों दर्ज करना। मतलब जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना उसका एक नया नाम है पिगी बैंक। अगर आ जाए ना कि पिगी बैंक थिंकिंग क्या होती है तो मतलब पक्की बात है, अगर जिसने पढ़ रखा है वो तो लगा देगा आंसर, लेकिन जिसने पढ़ नहीं रखा वो ये कहाँ से क्या आ गया यही दिमाग में आएगा, ठीक है। तो माथापच्ची के दौरान मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर है ना सभी बच्चों के जो विचार है उनको शामिल किया जाता है। किसी भी बच्चे के विचार को नकारा नहीं जाता, या वो सही बताए या गलत बताए, ना उसकी आलोचना की जाती, ठीक है। और जर्नल रखना, स्वतंत्र लेखन से मन व विषय मानचित्र, एक दृश्य मानचित्र या विचारों के भी संबंध, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर आपस में जो संबंध है, जो विचार दिए हैं उसमें आपस के अंदर रिलेट करके उनका संबंध स्थापित करते हैं। अब ये देखो यहाँ से पीवाईक्यू बना हुआ है भाई कि 6 थिंकिंग हैट, क्या एडवर्ड डी बोनो ने दी है 6 थिंकिंग हैट। क्या चीज़ है? 6 थिंकिंग हैट, मतलब 6 टोपियाँ सोचने की। और इनको याद बिल्कुल कैसे करेंगे? जैसे हमने ऊपर कोई कहानी बना के याद किया था ना, वैसे ही इसको याद करेंगे। कैसे? कि सफ़ेद रंग होता है डाटा और सूचना पर केंद्रित, लाल होता है भावना, अंतर्ज्ञान
और भावना पर केंद्रित। पीला होता है सकारात्मक सोच और लाभ पर केंद्रित। काला होता है सावधानी, आलोचना, फैसले पर केंद्रित। हरा होता है सृजनात्मक चिंतन और नीला होता है प्रक्रिया नियंत्रण। इसको पढ़ के छोड़ देंगे ना, दिमाग में कुछ नहीं याद रहेगा। लेकिन एक थोड़ा सा तरीका देखो, इसको कैसे याद रखेंगे। देखो सफेद रंग है, सफेद चीज पर हम क्या लिखते हैं, जो चीज हमें, डाटा क्या होता है हमारा, जरूरी होता है, और कोई किसी चीज की सूचना भी क्या होती है, जरूरी होती है। तो इसीलिए उसको सफेद चीज पर लिखते हैं हम, ताकि हमें वो साफ स्पष्ट दिखाई दे। कोई भी डाटा और सूचना हम सफेद पेज पर लिखना पसंद करते हैं, मतलब अच्छे से लिखना पसंद करते हैं, ताकि वो हमें सही से दिखाई दे, क्योंकि डाटा और सूचना बहुत क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस लाइन को अगर ऐसे याद रखेंगे तो दिमाग में याद रहेगी ये। फिर ये लाल रंग देखो, लाल रंग का मतलब है, लाल रंग का मतलब है भावना। मतलब लाल रंग से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। जैसे लाइक शादी के समान देखो कि लाल रंग का ही लहंगा डालना पसंद करते हैं। क्यों डालते हैं वो, क्योंकि उसके अंदर भावनाएं क्या होती है, अंतर्निहित होती हैं। फिर है पीला रंग, पीला रंग सकारात्मक चिंतन में लाभ पर केंद्रित होता है। ठीक है, जैसे ज्यादातर लोग वीरवार को पीला कलर पहनना पसंद करते हैं और शनिवार को काला। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी जो सकारात्मक सोच होती है कि भाई हाँ वीरवार को बृहस्पति का दिन है तो पीला डाल लेते हैं। और काला रंग सावधानी का प्रतीक है, सावधानी, आलोचना, फैसले का प्रतीक है। और हरा रंग, हरा रंग मतलब प्रकृति। प्रकृति क्या है, सृजनशील है, अपने आप में नई नई चीजों का विकास करती रहती है। तो क्या हो गया, हरा रंग क्या हो गया, सृजनशील हो गया। और नीला रंग, नीला रंग ज्यादातर बॉयज को पसंद होता है। और बॉयज क्या है, किसी भी प्रक्रिया पर क्या है, अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं। तो नीला रंग क्या हो गया, प्रक्रिया नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है, ये 6 थिंकिंग हैट है ना, ये तो अब आप भूलोगे नहीं भाई। ठीक है, मतलब हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ऑप्शन के अंदर राइट आंसर निकालना, वो हम निकाल देंगे। ठीक है। मेटा संज्ञान का मतलब क्या होता है, अपनी विचार प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता और नियंत्रण। मेटा कोग्निशन क्या होता है, जो हमारी अपने विचार और प्रक्रिया है उनके प्रति जागरूकता और नियंत्रण मेटा कोग्निशन के अंदर आता है। अब देखो सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं क्या होती हैं। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था होगी, 5 अवस्थाएं दी हैं सृजनात्मक चिंतन की। पहले किसी चीज को तैयार करना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, मतलब प्रिपरेशन करना। फिर इंक्यूबेशन करना, मतलब उत्पाद करना, कुछ समय के लिए वो कार्य करना बंद कर देना या छोड़ देना। फिर है इल्यूमिनेशन करना, फिर अचानक से उसके बारे में संज्ञान के अंदर कोई अंतर्दृष्टि से रोशनी जगना या कोई समाधान दिमाग में आना। फिर मूल्यांकन करना उस चीज का, फिर क्या करना, संशोधन करना। याद हुए, नहीं होंगे, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे हम, ये देखो। मान के चलो कि हम कैसे, कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई टॉपिक हमें क्लियर करना, कोई समझना है टॉपिक। मान के चलो कि हमने करना है ट्रिग्नोमेट्री। क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री करना है। ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर दी, नोट्स बना लिए इधर उधर से और प्रैक्टिस करने लग गए। तो फिर हमने देखा कि अभी हमने तो 2-3 घंटे की क्लास भी लगा ली, नोट्स भी बना ली, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब। तो उसको छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए वो कार्य क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फिर हमारे दिमाग में एक रोशनी, इल्यूमिनेशन पैदा होती है। अचानक कोई समाधान आता है, हमें क्या समाधान आता है, पहले मैं इसका बेस क्लियर करता हूँ 10th क्लास से। ये हमारे दिमाग में क्या आ गया, इल्यूमिनेशन आ गया। कैसे याद किया कि हमने प्रिपरेशन कर ली, तैयारी कर ली ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। फिर हमारे अंदर क्या आ गया, उस चीज़ के प्रति क्या आ गया, इंक्यूबेशन आ गया, मतलब थोड़े समय के लिए ठहराव आ गया। समस्या पर सक्रिय रूप से काम करना हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर उसके अंदर इल्यूमिनेशन आ गया कि पहले हम इसका बेसिक क्लियर करते हैं। फिर हमने अपना इवेल्युएशन किया, मतलब प्रैक्टिस सेट लगा कर देखे, तो हमारे 20 में से क्या 12 क्वेश्चन बने। फिर हमने क्या किया, उस चीज़ के अंदर दोबारा से संशोधन कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्या है, ये हमारी सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं हैं वो समझ आ गई होंगी भाई। आगे देखो, सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं क्या होती है। सृजनात्मक चिंतन का मतलब है हटकर कुछ करना, कुछ अलग क्रिएटिव करना। तो जटिलता को प्राथमिकता देते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक जटिल होते हैं, निर्णय में स्वतंत्र होते हैं, अधिक आत्ममुखर और प्रभावशाली होते हैं, दमन को अस्वीकार करते हैं। उत्पत्ति नामक व्यक्तित्व आयाम को रचनात्मकता से संबंधित दिखाया गया है। जिज्ञासु, समस्याओं को तलाश करना, चुनौती का आनंद लेना, आशावादी होते हैं, निर्णय को स्थगित करने में सक्षम होते हैं, कल्पना कर सकते हैं, समस्याओं को अवसर के रूप में लेते हैं। जो सृजनात्मक चिंतन के अंदर बाधा क्या क्या आती हैं, पूर्वाग्रह, जो हमारी किसी चीज के प्रति पहले से कोई सोच है तो वो इसके अंदर बाधा पैदा करती है। कार्यात्मक शीतलता, सीखी हुई लाचारी, सही उत्तर देने की खोज प्रवृत्ति, तार्किक सोच, नियम,
पालना, जो हमारी सोच है, हमारे नियम है, कई बार वो भी है ना हमारे अंदर क्या है कि उस चीज को करने से रोक देते हैं, बैरियर बन जाते हैं। सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के तरीके क्या क्या है, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं हम? एक व्यापक और समृद्ध ज्ञान आधार विकसित करके, स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, उपमाओं का उपयोग करके जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना और सकारात्मक प्रभाव बढ़ाएं। आगे देखो कि चिंतन के आधार पर तर्क संगत निर्णय लेने के लिए बच्चे को सशक्त बनाना। एक बच्चे को चिंतन का जो अच्छा, खुद की सोच के अनुसार अच्छा तर्क संगत निर्णय ले सके, उसको हम कैसे विकसित करेंगे? एक बच्चे को एक प्रकार की समस्या समाधान जिसमें हम अनेक विकल्पों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें से हम चुनते हैं। वो क्या है? मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं और उनके बहुत सारे समाधान हैं, उनमें से किसी एक को, परफेक्ट को चुनना, ये क्या होता है? तर्क संगत निर्णय लेना। और निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? वो है भाई खोज और अनुमान। मतलब हमने, हमारी खोज कैसी है, हमारी मतलब डिसीजन लेने की पावर कैसी है, खोज और अनुमान। इसमें अंगूठे का मानसिक नियम है कोई, जो खोज विधि के अंदर आता है, वो बताया गया है कि उसका मतलब है कि अंगूठे के मानसिक नियम के अनुसार तेजी से और प्रभावी तरीके से, मतलब एकदम किसी चीज के प्रति अच्छा डिसीजन लेना, वो क्या है? अंगूठे का मानसिक नियम है। ये देखो कि तेजी से प्रभावी तरीके से निर्णय व फैसले लेने में सहायता करता है अंगूठे का मानसिक नियम। पिछले अनुभव से निकाले गए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले 3 अनुमान। मतलब किसी चीज के प्रति निर्णय लेना है ना, वो हमारा अंगूठे का मानसिक नियम बोलता है कि तेजी से अच्छे से निर्णय ले सके हम। और जो आमतौर पर 3 तरीके हैं जो किसी चीज के प्रति निर्णय लेने में हमारी सहायता करते हैं। फर्स्ट है उपलब्ध अनुमान, जो हमारे सामने उपलब्ध है, अवेलेबल है, वो वाली चीज। दूसरा है प्रतिनिधित्व, और तीसरा है एकरिंग या समायोजन। ठीक है, मतलब जो हमारे पास उपलब्ध है, प्रतिनिधित्ववादी है, और एकरिंग या समायोजन के अनुसार हम कई बार निर्णय ले लेते हैं। अब देखो फ्रेमिंग का मतलब है संभावित परिणामों से संबंधित जानकारी का प्रतिनिधित्व। संभावित परिणामों से संबंधित मतलब जो उस चीज के परिणाम क्या होंगे। मान लो हमने कोई निर्णय लेना है, तो उस चीज का हमें परिणाम क्या मिलेगा, उसके अनुसार उस चीज को सोचना या उसको अपनाना, संबंधित जानकारी का प्रतिनिधित्व करना क्या कहलाता है? फ्रेमिंग कहलाता है। प्रतिबद्धता को बढ़ाना, बुरे फैसले के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होने की प्रवृत्ति, भले ही उनसे जुड़ने से नुकसान बढ़ जाए। मतलब प्रतिबद्धता को बढ़ाना का मतलब है कि बुरे फैसले के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होना, मतलब ना भाई चाहे कितना भी बुरा रिजल्ट निकले, ये तो मुझे करना है तो करना है, वो वाली चीजें। 6 चरण में निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। किसी भी चीज के प्रति अगर निर्णय लेना है तो वो 6 प्रोसेस के अंदर होता है। फर्स्ट है कि स्थिति और वांछित परिणाम को परिभाषित करें, मतलब वो स्थिति क्या है और उसके परिणाम क्या होंगे, ये चीज हमें देखनी चाहिए कोई भी निर्णय लेने से पहले। फिर उसके प्रति हमें अनुसंधान कर लेना चाहिए, खोज लेना चाहिए जो हमने निर्णय लिया है वो सही है या गलत है। फिर उसके विकल्प जानना कि अगर मैं ये निर्णय लूंगा तो ये होगा, ये लूंगा तो ये होगा। प्रत्येक विकल्प और उसके परिणाम की फिर तुलना करना और विरोधाभास करना। विरोधाभास और तुलना का मतलब है कि आपस में देखना कि इससे ज्यादा फायदा होगा, इससे कम फायदा होगा। कोई निर्णय ले या कोई विकल्प चुने, मतलब ये निर्णय लेंगे और इस वजह से ये निर्णय लेंगे, मतलब मुझे ये वस्तु लेनी है और इस रीजन से लेनी है, ये वाली चीजें। योजना तैयार करना और फिर कार्यान्वयन करना। निर्णय ले लिया कि बहुत सारी स्थितियों में से स्थिति चुन ली, फिर उसका अनुसंधान कर लिया, विकल्पों को पहचान लिया, फिर उस हमने जो विकल्प चुना है उसकी तुलना कर ली। तुलना करने के बाद हमने निर्णय ले लिया कि भी हाँ बस इसी पे हमने ध्यान करना, कंसंट्रेशन करना है। फिर हमने उसके प्रति योजना बना ली और उस फिर को हम क्या कर लिया, उसके प्रति इम्प्लीमेंट कर लिया हमने, मतलब अपना लिया उसको, और फिर उसके परिणाम का क्या कर लिया, मूल्यांकन कर लिया। ये किसी भी चीज के प्रति निर्णय लेने की प्रक्रिया है। कक्षा में बच्चों के बीच प्रश्नोत्तरी कौशल की सुविधा क्या कर, अगर कक्षा के अंदर बच्चों के अंदर प्रश्नोत्तरी कौशल कैसे सहायता करता है? प्रश्न पूछने का कौशल क्या है? निम्न स्तर और उच्च स्तर के प्रश्न, मतलब कक्षा के अंदर टीचर को 2 तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए, निम्न स्तर के और उच्च स्तर के। जो निम्न स्तर के प्रश्न हैं वो जानकारी को याद रखने वाले क्वेश्चन होते हैं, और उच्च स्तर के प्रश्न के अंदर क्या है, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और मूल्यांकन करना शामिल है।
उच्च स्तर के प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर विवरण करना और तुलना करना शामिल होता है। विवरण करना क्या होता है? विवरण करना होता है कि किसी चित्र, प्रदर्शित ग्राफ, तालिका का वस्तु का अवलोकन करना और उसका वर्णन करना, मतलब उसको डिटेल में बताना विवरण करना हो गया। और तुलना का मतलब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के विचारों को जांचना। कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गई एक सही उत्तर, और डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई भिन्न भिन्न और अधिक उत्तर। बच्चों में प्रश्न पूछने के कौशल का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नों की रणनीति का उपयोग। मतलब जो हम प्रश्न पूछते हैं वो कैसे होने चाहिए, एक शिक्षक को किस प्रकार, मतलब उसकी जो बच्चे की थिंकिंग है वो कैसे बढ़ाते हैं, मतलब फिक्स उद्देश्य देकर के, फिक्स गोल देकर। क्या बोला इन्होंने कि बच्चे को प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक को उसकी रुचि का ध्यान रखना चाहिए, पूर्व भ्रांति को प्रकट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, सोच का मार्गदर्शन करने के लिए, अनुसंधान, प्रबंधन या निर्णय के लिए भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, और नई जानकारी को स्पष्ट करना, पुनर्गठित करना, सटीक रूप से समझने के लिए छात्र की क्षमता में सुधार करना चाहिए। अब कक्षा के अंदर अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका क्या लाभ होगा? यदि उच्च स्तर के प्रश्नों के साथ प्रतीक्षा समय दिया जाए, मतलब बच्चों को थोड़ा सोचने का समय दिया जाए, पुनः निर्देशन और जांच का समय दिया जाए कि बच्चे ने सोच लिया, फिर ये बोले कि एक बार दोबारा सोच लो, तो उपलब्धि व सुधार हो सकता है। मतलब बच्चा फिर है ना उसके प्रति अपने जो विचार है वो कई बार बदल भी देता है। कक्षा में बच्चे के बीच प्रश्नोत्तरी कौशल बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश। प्रश्नोत्तरी कौशल मतलब बच्चा आपस में क्वेश्चन पूछ सके, इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रश्नों को प्रोत्साहित करें, विविध प्रश्नों को प्रोत्साहित करें, और सही उत्तर के साथ चर्चा को न रोकें। मतलब ये नहीं कि बच्चे ने सही उत्तर बता दिया, हाँ भाई बैठ जा, बन गया काम। इसके साथ है ना टीचर को जो गलत उत्तर है ये क्यों नहीं हो सकते वो भी बताने चाहिए। प्रश्न पूछने और उत्तर देने के बीच प्रतीक्षा समय बढ़ाएं। मतलब प्रश्न पूछ लिया और फिर उत्तर देना है तो उसके बीच बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे, ताकि बच्चे उस चीज़ के उसको सोच सकें। और मौन समय विकसित करें, थोड़ी देर चुप हो जाएं प्रश्न बोलने के बाद, ताकि बच्चे अच्छे से उस चीज़ के बारे में सोच सकें। आगे है कि चिंतन कौशल विकसित करने में स्कूल और शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ताकि बच्चे अच्छे से सोच सके, अच्छे से उसका विकास हो सके। स्कूल और टीचर कैसे हेल्प करते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छे अच्छे शिक्षण कौशल और निर्देश के उद्देश्य अपनाने चाहिए। पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम को विकसित करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक और निर्देशात्मक सामग्री तैयार करनी चाहिए, मतलब अलग अलग सामग्री देनी चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे नई नई चीज़ देखें और उनके बारे में थिंकिंग कर सकें। शिक्षण के तरीके और शिक्षण की नई नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। शिक्षण के मॉडल हैं वो अपनाने चाहिए। मूल्यांकन और निदान करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण अपनाना चाहिए, ताकि बच्चों की चिंतन कौशल है वो बढ़ाया जा सके। अब ये देखो, चिंतन कौशल विकसित करने के लिए तकनीकें क्या क्या हैं, तो वो है कि मानसिक जिम। मानसिक जिम का मतलब है कि चिंतन कौशल के विकास का आधार मस्तिष्क होता है। जब चिंतन हम कहाँ से करते हैं? मस्तिष्क से करते हैं, तो उसका आधार क्या हो गया? चिंतन का मस्तिष्क हो गया। सेकंड है आवश्यक मौखिक उपकरण। हमें अच्छे अच्छे उपकरण देने चाहिए, मतलब टूल्स, टीचिंग टूल्स देने चाहिए। सोचने के हेट जो हमने 6 हेट पढ़े थे ना, वो वाले सोचने के हेट भी उपयोगी अवधारणा है, जो एक विषय के बारे में विभिन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। मतलब एक विषय हो गया, उस चीज के बारे में बहुत सारी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। अवधारणा का मानचित्रण करना, जो हमारे कॉन्सेप्ट बने हैं उसकी माइंड मैप बनाना भी चिंतन कौशल को बढ़ाता है। और शैक्षिक सॉफ्टवेयर का मतलब है जो आज के समय एजुकेशन है ना, उसको सॉफ्टवेयर का मतलब ये मान के चलो कि AI से एजुकेशन को रिलेट करना, ये बोल रखा है इसमें। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक हमने प्रतीक शिवालिक सर की बुक से किया है। सारा का सारा जो प्रतीक शिवालिक सर के नोट्स है ना उससे किया है। अगर यही टॉपिक हम NIOS से करने लग गए ना, तो भाई अब ये वीडियो बनी हमारी 1 या 1.5 घंटा की बन गई ये वीडियो। तो फिर ये वीडियो ये मान के चलो 2 या 3 घंटे के अंदर हमारा ये चैप्टर जाके कंप्लीट होगा। लेकिन बात वही है, बस फर्क इतना है कि वो हाँ बिल्कुल डिटेल में दे रखा है, यहाँ मैंने आपको बोल के बता दिया वो वाली चीज़ें। ठीक है, अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो 1 मिनट इधर देखो आप। ये देखो, जैसे ब्रूनर का सिद्धांत है, मैंने ब्रूनर का सिद्धांत बताया कि इनएक्टिव, एक्टिव और आइकॉनिक 3 स्टेज दी थी उन्होंने। कौन सी दी थी? EIC,
इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ठीक है, ये वाली दी थी इन्होंने। तो वही वाली चीज़ उन्होंने दी है। सूचना प्रोसेसिंग सिद्धांत के 3 चीज़ बताई थी मैंने, क्या कि सूचना अच्छे से करनी चाहिए हमें, वरना तो क्या आ जाएगी सर, हम से रैम। ठीक है, मतलब सेंसेज से रिट्रीवेंट हो गया, और क्या हो गया वो एक और था, मैनिपुलेशन सा कुछ था वो। ठीक है, और फिर चिंतन के प्रकार आ गए, संतृप्त, ये वाली चीज़ें। ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है सर की बुक में भी, वो भी देखो ये आ गए वो वाली चीज़ें, मतलब सेम सेम दे रखे हैं। ये वाली चीज़ देखो, यानी दूसरे लोगों के विचार जानना, विकल्प संभव, बिल्कुल सेम सेम दे रखी है। ठीक है, बस फर्क कितना है, यहाँ से आलोचनात्मक चिंतन की 2 लाइन बता दी, यहाँ थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा दे रखा है, बस और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल अच्छे से अच्छी है सर की बुक, अगर मतलब शॉर्ट टाइम में हम इसको करना चाहें ना तो अच्छे से, ये मान के चलो कि वैसे तो 2-3 महीने लग जाएंगे हमें 10 किताब करने में, लेकिन इसको अगर सच में अगर कोई बच्चा करना चाहे तो 1 मंथ के अंदर 10 की 10 बुक कंप्लीट कर सकता है। तो भाई आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको हेल्पफुल लग रहा है, और कंटेंट की वैल्यू जिस बच्चे को समझ आ रही है वो इस सीरीज को जरूर फॉलो करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।